बता दें, दिल्ली दंगा मामले में आज सुनवाई है। आरोपी शर्जिल इमाम उमर खालिद मीरान हैदर की याचिका पर सुनवाई। जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शर्जिल इमाम उमर खालिद मीरान हैदर, गुलफिजा फातिमा, मोहम्मद सलीम खान और शिफा उर रहमान की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आरोपियों ने यूएपीए के तहत दंगों की बड़ी साजिश के मामले में जमानत देने से इनकार के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील रख सकते हैं। बता दें आपको, दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शर्जिल इमाम उमर खालिद मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, मोहम्मद सलीम खान और शिफा उर रहमान की जमानत पर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आरोपियों ने यूएपीए के तहत दंगों की बड़ी साजिश के मामले में जमानत देने से इनकार के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील रख सकते हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक सिंह, क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझाइए। बिल्कुल 2020 के जो दिल्ली दंगे मामले हैं, इस मामले में जो आरोपी हैं शर्जिल इमाम उमर खालिद मीरान हैदर, गुलफिशा और शिफा उर रहमान, माफ कीजिएगा मोहम्मद सलीम खान, इनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को भी सुनवाई की थी। उस दौरान जो इनकी जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच थी, उसके सामने जो दलीलें रखी गई थी वो कपिल सिब्बल की तरफ से शुरुआत की गई थी, जिसमें शर्जिल इमाम की तरफ से दलील दी गई। इसमें कहा गया था कि शर्जिल इमाम के इस मामले में दिल्ली पुलिस ने लगभग 751 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें से सिर्फ एक, क्योंकि 2 में उनका नाम था, जिसमें से एक में उनको बरी कर दिया गया, एक जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी उसका मामला चल रहा है। इसके अलावा 750 मामले हैं, उनमें जो शर्जिल इमाम का कहीं कोई जिक्र नहीं, न तो उनका इससे लेना देना है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 116 मामले, जो 751 में से 116 मामलों पर सुनवाई हो चुकी है, और कपिल सिब्बल ने ये दलील दी कि 17 ऐसे मामले हैं जिनमें दस्तावेजों की हेराफेरी की गई है। इसका एसपी राजू ने विरोध करते हुए कहा था कि चूंकि इनको जमानत की जो याचिका है वो हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी, निचली अदालत ने भी इनको जमानत दे दी, इसी वजह से एक पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए ये दलीलें दे रहे हैं। हालांकि कपिल सिब्बल ने अपनी दलील जारी रखी और उन्होंने कहा कि चूंकि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, तकरीबन 5.5 साल से वो जेल के अंदर है, इस वजह से उसे जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि और भी ऐसी लार्जर कॉन्स्पिरेसी में जो लोग शामिल हैं उनको जमानत मिल चुकी है। वहीं जो दूसरा एक आरोपी है शिफा उर रहमान, उसकी तरफ से दलील दी गई और ये कहा गया कि उसने एक सिर्फ ट्वीट किया था और उस ट्वीट के मुद्दे पर लगातार उसको घेरने की कोशिश की जा रही है और उस ट्वीट से उसका कोई मतलब नहीं था, जबकि जो जामिया में हिंसा हुई उस दौरान भी वो वहां शामिल उपस्थित नहीं था और न ही उसने किसी को उकसाने के लिए ऐसा किया था। और जब अगर अब हम जो एक और जो आरोपी है मीरान हैदर की बात करें, तो उसकी तरफ से भी ये कहा गया कि वो भी 5.5 साल से जेल में, 3 लोगों को जमानत मिल चुकी है, एक वही बचा है जिसको जमानत नहीं दी जा रही है। वही सलमान खुर्शीद भी इस मामले में पेश हुए थे और उन्होंने इस बात में ये कहा था कि चूंकि यहाँ पे कोर्ट को ये देखना होगा कि अगर कोई शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है और सरकार की किसी नीति से कोई असंतुष्ट है, ऐसे में अगर वह विरोध प्रदर्शन करता है शांतिपूर्ण तरीके से, तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये होता है कि जब उनको उकसाया जाता है, इसी दौरान उन्होंने शिकागो ट्रायल का भी जिक्र किया, जिसमें शिकागो ट्रायल में भी यही सवाल उठा था कि जब भी कोई संस्था या कोई व्यक्ति, जो संगठन है, वो किसी बात को लेकर प्रदर्शन करता है, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से करता है, उसके बावजूद उन्हें उकसाया जाता है, तो फिर इसके बाद कोई घटना हो जाती है, झड़प हो जाती है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। तो ऐसे में जो सलमान खुर्शीद थे, उनका सीधा सीधा ये कहना था कि चूंकि वो प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको उकसाया था, ऐसे में कार्रवाई का जो सीधा आधार है वो जो ये प्रदर्शन करने वाले थे उनकी तरफ नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो याचिकाकर्ता हैं अभी तक जो जमानत की मांग कर रहे हैं, उनकी तरफ से लगातार यही दलील दी जा रही है कि जो उनको एफआईआर दर्ज की गई हैं, उन एफआईआर में कई को जमानत मिल चुकी है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जमानत नहीं मिल सकी है, लेकिन
जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से लगातार ये दलील दी जा रही है कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के दौरान जो घटना क्रम पुलिस के द्वारा तैयार किया गया, इसमें चुन चुनकर लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है और इसी वजह से इनको जमानत नहीं देना चाहती कि उनके पास कुछ है नहीं, उनके हाथ खाली हैं। लेकिन जो दिल्ली पुलिस है उसकी तरफ से लगातार ये दलीलें दी जा रही हैं कि उनकी प्रेजेंस, जो व्हाट्सएप चैट और जो कॉल डिटेल्स हैं, उनके तहत ये चीजें क्लियर होती हैं कि इन लोगों ने जानबूझ के इस मामले को भड़काया और उस दौरान भले ही वो वहां पे नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने करना था वो पहले ही कर चुके थे, जिसकी वजह से इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो गई और इतनी बड़ी घटना हुई। ऐसे में अब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के सामने एक चीज ये रखी है कि क्या निचली अदालत और हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिलने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ आधार पर जमानत दे सकती है, क्योंकि जो एएसजी हैं उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि यूएपीए का ऐसा मामला है जिसमें बेल जो है वो नियम नहीं है, जबकि अन्य मामलों में ये जरूर होता है कि ये जेल अपवाद है और बेल नियम है। लेकिन यूएपीए जैसे मामले जिन लोगों के ऊपर लगे हुए हैं उनके उन मामलों में ये नियम लागू नहीं होता है, ऐसे में उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कई सवाल हैं जो एएसजी की तरफ से और याचिकाकर्ताओं की तरफ से रखे गए हैं, जिन पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या इन प्रदर्शनकारियों को, जिनको पुलिस कॉन्स्पिरेसी करने वाली और देश का विभाजन करने वाली नीति रखने वाली बात रखती है, क्या उनको जमानत मिल सकती है या नहीं। इसके लिए हमें सुनवाई और फैसले का इंतजार करना होगा। जी, बहुत शुक्रिया विवेक ये जानकारी देने के लिए। झारखंड से डीजीपी को लेकर अगली बड़ी खबर है। बता दें आपको, डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस्तीफा दिया। पद को लेकर चल रही थी खींचतान, नियुक्ति पर विवाद और कानूनी चुनौती का था पेच। झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन उनके करीबी सूत्रों ने इस खबर को सच बताया है। 1990 बैच आईपीएस अधिकारी को सेवानिवृत्त के बाद डीजीपी बनाए जाने के फैसले को कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। भाजपा नेता और झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनकी नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दायर अवमानना याचिका स्वीकृत नहीं की जा सकती है। केंद्र सरकार ने इस नियुक्ति को लेकर लगातार 3 बार राज्य सरकार को पत्र लिखकर इसे नियम विरुद्ध करार दिया था। उन्हें आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति से संबंधित यूपीएससी की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था, जो केंद्र के असंतोष को दर्शाता था। तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अजय सिंह, क्या डीजीपी ने इस्तीफा देने के बाद कुछ बयान जारी किया है क्या? इस अपना मैं बताऊं कि अभी तक उनका कोई भी बयान नहीं आया है। डीजीपी जो अनुराग गुप्ता है, झारखंड के अनुराग गुप्ता, उनका कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये विश्वसनीय सूत्रों और उनके करीबियों का कहना है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कल लगातार झारखंड में जो है तमाम झारखंड में ये खबरें लगातार एक सुर्खियों में रही थी कि झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन चूंकि कुछ दिन पहले की ही बात है कि जैसे ही जब वो 1990 बैच के जो आईपीएस हैं अनुराग गुप्ता काफी चर्चित रहे हैं, उनकी जब वो सेवानिवृत्त हुए थे और सेवानिवृत्ति के बाद झारखंड सरकार ने उनको एक फिर से टाइम एक्सटेंशन दिया था और जब टाइम एक्सटेंशन मिला था और पुनः उनको जो है सो डीजीपी का दर्जा दिया गया, तब जो है लगातार जो है बीजेपी के जो आला नेता है, खास करके जो प्रतिपक्ष के नेता हैं बाबूलाल मरांडी, वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे और जो है इसके लिए उन्होंने याचिका भी दायर की थी। ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को दायर को खारिज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो है ये किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए ऐसे जो याचिक जो दायर होता है, जो अवमानना दायर होता है, वो अवमानना के खिलाफ है और इस पे राजनीतिक उद्देश्य के लिए ऐसे के लिए कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन फिर भी लगातार जो है बीजेपी की ओर से जो है दबिश कर रहे थे कि जो है अनुराग गुप्ता को जो है उनको हटाया जाए
और इसी कड़ी में जो है लगातार कल की भी बात है जो है वो डीजीपी के जो डीजीपी अनुराग गुप्ता जो है उनकी जो खबरें आ रही हैं और ये लगभग सत्य है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में हुई पहली बर्फबारी, बद्रीनाथ में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई। केदारनाथ धाम में बीती रात से लेकर हुई जोरदार बर्फबारी से संपूर्ण केदारपुरी बर्फ की चादर में लिपट गई। लगभग आधा फीट तक बर्फ जमने से धाम का तापमान -डिग्री तक पहुंच गया। वहीं चमोली जिले में शाम को बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते धाम में कड़ाके की ठंड होने लगी है। बर्फबारी के कारण केदारनाथ में पुनर्निर्माण प्रभावित हुए हैं। यहां करीब 400 श्रमिक विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी NS रजवान ने बताया कि केदारनाथ में 3 से 4 घंटे तक लगातार बर्फबारी होती रही, जिससे पूरा क्षेत्र सफेद चादर से ढक गया। बता दें आपको, केदारनाथ धाम में बीती रात से लेकर हुई जोरदार बर्फबारी से संपूर्ण केदारपुरी बर्फ की चादर में लिपट गई। लगभग आधा फीट तक बर्फ जमने से धाम का तापमान -डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं चमोली जिले में शाम को बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते धाम में कड़ाके की ठंड होने लगी है। बर्फबारी के कारण केदारनाथ में पुनर्निर्माण प्रभावित हुए हैं। यहाँ करीब 400 श्रमिक विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।